नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एजेंडा। मैं हूं अनुराग दीक्षित। एजेंडा में बात लोकसभा के आज के विधायी कामकाज की, उन तमाम मुद्दों पर समझने की कोशिश, जनप्रतिनिधियों की राय। लेकिन सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। लोकसभा में कल नियम 193 के तहत हुई कृषि की स्थिति पर चर्चा। राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने की चर्चा। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने दिया जवाब। बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन। लोकसभा में प्रश्नकाल के मंत्रालय, कृषि, रसायन और उर्वरक, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, भारी उद्योग और लोक उद्यम, गृह मंत्रालय से जुड़े भी पूछे जाने हैं सवाल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता से जुड़े सवाल भी आज प्रश्नकाल में पूछे जाने हैं। और आज के कुछ अहम सवाल: प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों का नुकसान, प्रदूषित स्थलों का पुनरुद्धार, इसके साथ ही खेलों को बढ़ावा देना, महिलाओं और लड़कियों पर तेजाबी हमला, गन्ना किसानों की बकाया धनराशि और आलू की कीमतों में भारी गिरावट जैसे प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर आज प्रश्नकाल में शुरुआती सवाल पूछे जाने हैं। नियम 377 के तहत उठाए जाएंगे जनहित के मुद्दे और वर्ष 2015-16 के लिए अनुदानों की मांग, रेल पर चर्चा होनी है और मतदान होना है। तो यह है आज का विधायी एजेंडा। लेकिन जैसा हमने बताया कि कल नियम 193 के तहत देश की कृषि की स्थिति को लेकर गंभीर चर्चा देखने को मिली। इस चर्चा की शुरुआत बजट सत्र के पहले चरण से में हुई थी, जो चर्चा कल भी जारी रही। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात रखी। संबंधित मंत्री ने भी सरकार के कदमों के बारे में बताया। इसी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। चार खास मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सीपीआईएम के सांसद जितेंद्र चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपना दल के सांसद कुंवर हरिवंश सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है हरिवंश जी आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद धर्मवीरा गांधी जी। बहुत बहुत स्वागत है गांधी जी आपका कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरएलएसपी के सांसद प्रोफेसर अरुण कुमार। बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी आपका भी कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत जितेंद्र जी आपसे। देश में कृषि की स्थिति, उस पर हुई कल चर्चा और आज प्रश्नकाल का पहला सवाल भी उसी मुद्दे पर है। क्या आपको लगता है कि वाकई सरकार गंभीर है? सिर्फ केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। देखिए, कल तो चर्चा सुनी है। वो जो 193 में जो डिस्कशन हुआ था, वो सीपीआईएम का जो टीम लीडर, उन्होंने ये नोटिस दिया था। लेकिन यहाँ पे जो चर्चा हुआ दोनों तरफ से, दोनों पॉलिटिकल पार्टी, बढ़िया पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस और रूलिंग पार्टी बीजेपी, दोनों ने किसानों का हित के लिए और कृषि के हित के लिए जो बुनियादी जो कदम उठाना चाहिए उस बारे में ज्ञान नहीं है। कुछ राहत का बारे में बताया है, ये क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा होगा। लेकिन वहाँ पे कृषि नीति क्या होगा, ये जो स्वामीनाथन कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दिया है जी, राधा मोहन जी ने बोला, वो तो बहुत साल पहले, ये वेंकैया जी भी बोला है 10-11 साल पहले ये हुआ है। अभी उसको दोबारा देख के करेंगे, ठीक है। लेकिन इस प्रेजेंट गवर्नमेंट बहुत ऐसा उनका एक प्रोग्राम घोषित किया है। लेकिन देश का जो सबसे बड़ा आबादी जिस सेक्टर में जुड़े हुआ है, इसके लिए क्या उसका लॉन्ग टर्म पॉलिसी, क्या शॉर्ट टर्म पॉलिसी, इस बारे में राधा मोहन जी का जो उन्होंने जवाब दिया है, कुछ नहीं आया वहाँ पे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से जो जवाब दिया गया है उसमें कुछ नया नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कल क्या कुछ कहा है लोकसभा में, ये भी देख लेते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं ताकि स्थितियां थोड़ी स्पष्ट हो जाएं। आइए देखते हैं कल क्या कुछ कहा केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने। उन्होंने बताया कि केंद्र के स्तर पर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, कितनी फसल का नुकसान हुआ है, ये सिर्फ केंद्र के हाथ में नहीं है, राज्यों की तरफ से ही आंकड़ा दिया जाता है। आइए देख लेते हैं। 14-15 में जब हम सरकार में आए हैं, तो सरकार में आते ये जो सूखा का जो संकट आया देश में, हम सब अवगत हैं और सब चिंतित थे, पूरा देश चिंतित था। और टेलीविजन के लोग बैठे होंगे, भीषण अकाल पड़ेगा, और वास्तव में पूरा सदन चिंतित था, देश चिंतित था। लेकिन मैं देश के किसानों को और राज्य सरकारों को भी बधाई दूंगा, और कृषि अनुसंधान परिषद, विश्वविद्यालयों को बधाई दूंगा कि सबने मिलकर
570 जिलों के लिए कंटीजेंसी प्लान बनाकर राज्यों को मुहैया कराए और राज्यों ने भी प्रिकॉशन लिए, सरकार ने भी कुछ घोषणाएं की और किसानों ने भी परिश्रम किया और इसका परिणाम ये हुआ कि 12% बारिश कम हुई औसतन 5 साल के औसतन। फिर भी सिर्फ 2% बुआई में कमी आई और 3% उत्पादन में कमी आई। ये कमी चिंता का विषय जरूर है, लेकिन जहां अकाल पड़ेगा 12% कम बारिश, तो ये परिश्रम का परिणाम हुआ और हम सब लोगों ने मिलकर उसकी चिंता की। अभी तक 1 हेक्टेयर फसल का जो नुकसान होता था उसी को हम राहत देते थे, 50% तक तो देते ही थे, लेकिन 1 हेक्टेयर तक जिसका नुकसान होता था 2.5 एकड़ तक उसी को देते थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है और वित्त मंत्रालय ने सर्कुलर जारी किया है कि 2 हेक्टेयर तक यानी 5 एकड़ तक जिसका नुकसान हुआ है उसको भी हम राहत देंगे। अब इससे बड़ी किसान की चिंता क्या हो सकती, किसान नेता भी समझना हो। महोदय, जो लोग किसान के हितों की चर्चा करते हैं, अतिवृष्टि ये राष्ट्रीय आपदा के अंदर नहीं है, आज से नहीं 10 वर्षों से नहीं है, जब से शुरू हुआ था और लगातार इस सदन में अपने भाषण में भी सब लोग मांग करते रहे कि अतिवृष्टि को राष्ट्रीय आपदा में शामिल किया जाए और अतिवृष्टि से भी नुकसान होता है। पहली बार किसी सरकार ने कहा राज्यों को कि तुम्हारे पास SDRF की जितनी राशि है जो 75% हम देते हैं उसमें से 10% राशि अतिवृष्टि को भी राष्ट्रीय आपदा मानकर और उसको NDRF के नॉर्म्स के मुताबिक उसकी मदद। महोदय, मैं ये भी सदन को बताना चाहता हूं कि SDRF जो है SDRF के तहत सरकार ने 14-15 में 5,629 करोड़ रुपया तो दिए ही थे राज्य सरकारों को, लेकिन NDRF से भी हमने 3,460 करोड़ रुपया राज्यों। ठीक है, तो सुना आपने, केंद्रीय कृषि मंत्री बता रहे हैं कि किस किस तरीके के कदम उठाए गए हैं। हरवंश जी, आपसे समझना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि वाकई इस स्थिति में सरकार की संवेदनशीलता कुछ नज़र आती है? नहीं, सरकार बहुत संवेदनशील है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम किसी लेवल तक किसानों की मदद करने के लिए तैयार हैं। रही बात है कि इसका सर्वे जो होता है लेखपाल करता है। अब मेरी जिले की बात मैं प्रतापगढ़ कर रहा हूँ जी, जहाँ से मैं चुन के आया हूँ। 600 लेखपाल हैं, 1700 गांव हैं, एक एक किसान का सर्वे करना है, वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को आज हमको समझ मिला है, 12-20 पे मैं जाऊँगा जी, और मैं तो ये रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि 0.5 हेक्टेयर तक यानी 1-1.25 एकड़ तक जिनके पास खेत है, 0.2 से 0.5, ऐसे हमारे पास 3.5 लाख किसान हैं परिवार जी, उनका बिना सर्वे किए राहत दे दी जाए, उनको राहत दे दी जाए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम, 1 एकड़ कुछ नहीं होता है, बहुत छोटा किसान होगा। बिल्कुल। दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है कि बड़े लोग जो बम्बई हैं, कलकत्ता है, खेत अपना बटाई पे दे देते हैं। काम गरीब आदमी करता है, उस पर फर्टिलाइजर डालता है, मेहनत करता है, और पैसा जो मिलेगा वो दूसरे को मिलेगा, मालिक को मिलेगा। तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, हालांकि बटाई लीगल नहीं है, हाँ, इलीगल, लेकिन होता है, जो होता है तो उसको लीगलिटी कहीं प्रदान करना पड़ेगा। ठीक है, तो उनको भी मदद की जाए। जैसे 10,000 उसने खर्चा कर दिया खेती पे, 10,000 उसकी पूरी टोटल इनकम है, हाँ, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? गांधी जी, ये जो प्रक्रिया जिसकी शुरू बता रहे थे भी हरवंश जी, आपको लगता है कि ये प्रक्रिया भी इतनी जटिल है कि मामला सुधरने की बजाय और बिगड़ जाता है? मतलब पटवारी पहले सर्वे करेगा, रिपोर्ट अपनी तहसीलदार को देगा, वहाँ से SDM, DM, कमिश्नर, फिर राज्य सरकार से केंद्र सरकार का कृषि मंत्रालय से वित्त मंत्रालय से गृह मंत्रालय से NDRF, SDRF, और फिर वही पूरी प्रक्रिया वापस। हाँ, ये प्रक्रिया बहुत जटिल भी है और इसमें भी बहुत, और आरंभिक स्तर पर भी बहुत खामियां हैं। मिसाल के तौर पे गाँव में जो बड़े जमींदार हैं जी, जो धनी किसान हैं, उनका वर्चस्व है सरकारी अधिकारियों से लेकर पटवारी तक, ऊपर तक, ठीक है। और वो जो गरीब आदमी है वो अक्सर
ये जो पटवारी की जो गिनती मिनती है इससे बाहर रह जाते हैं वो, और वो नुकसान जिनका कम हुआ होता है उनको अक्सर ज़्यादा फायदा होता है, और जिनका असली नुकसान हुआ होता है हमने पीछे देखा है उनके नाम ही नहीं दर्ज किए जाते। और ये चाहे वो किसी भी आपदे के समय से कोई भी सहायता का आवंटन हो, चाहे वो फ्लड रिलीफ का मामला हो, हमने देखा कि जो वंचित वर्ग हैं, जो गरीब वर्ग हैं, उनकी अनदेखी होती है, और बड़े बड़े घराने जो बड़े बड़े धनी पूंजीपति हैं वो उसका फायदा ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो बात जितेंद्र चौधरी साहब यहाँ पर कह रहे थे कि कल जब कृषि मंत्री इस मामले पर जवाब दे रहे थे तो उसमें कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं दिखा, क्या आपको भी ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, लॉन्ग टर्म विजन तो है ही नहीं। अगर आप देखिए कि पिछले 7-17 साल से लगातार किसानों की भलाई की बातें हो रही हैं, और लगातार किसानों की हालत बुरी से और बुरी होती जा रही है। ये फैक्ट अपने आप में कि 1991 से लेकर पी साईनाथ कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2011 तक 15 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। आत्महत्या को क्यों करता है, कौन मारना चाहता है? ठीक है, तो ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि किसानी है जो वो एक यूजफुल धंधा नहीं है, वो फायदा का धंधा नहीं रहा है। हाँ। और उसमें स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट स्पष्ट है कि किसान को उसके जो लागत मूल्य है उससे ज़्यादा उसको दिया जाए, 1.5 गुना ज़्यादा। और मोदी साहब ने वादा किया था, यूपीए सरकार में रही, जो रिपोर्ट आज नहीं आई। आज जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं लोग, हाँ। कांग्रेस वाले, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब जो यूपी में थे, यूपी 2 में थे, तो उन्होंने रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया? ठीक है, और जब बीजेपी ने प्रॉमिस किया, बीजेपी वालों ने कि हम लागू करेंगे, हर स्टेज पे इस बात का प्रॉमिस किया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने हल्फनामा दायर किया तो बोला कि अगर ये रिपोर्ट लागू की गई तो देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। ठीक है, डॉक्टर अरुण कुमार, क्या आपको लगता है कि आप जो खुद इस सरकार का हिस्सा हैं, आपकी पार्टी, कुछ न्याय हो पा रहा है किसानों के साथ? देखिए 60 वर्षों में किसान हाशिए पर गया है, और उत्तरोत्तर जहाँ जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन 60-65% रहा, आज 12-13% पर चला आया है। तो इसकी दुर्दशा का ये कारण तो साफ दिखता है, उसमें कुछ प्रमाण जुटाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात हमको दिख रहा है कि ये जो सुधार किसानों के हित में है, तो ये बड़े पैमाने पर नहीं है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में सिंचाई का प्रबंधन, ये सब्सिडी जितने जाते हैं या बिचौलिए खा जाते हैं, किसान को नहीं मिल पाता है, एंड पॉइंट पर नहीं जाता है। तो निश्चित तौर से सरकार चिंतित जरूर है। जैसे अब कल ही माननीय मंत्री ने घोषणा की कि हम सड़े हुए अनाज को भी लेंगे, तो एक पॉजिटिव सोच जरूर है, लेकिन इसकी प्लानिंग सिर्फ स्वामीनाथन कमीशन के रिपोर्ट से नहीं, वो किसानों को भी समझना होगा, गांव को भी समझना होगा। और एक अनसर्टेन जो यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन है और बाढ़ सुखाड़, इसमें जो जूझता रहता है, तो इसमें इसके सिक्योर्ड करने के लिए जैसे व्हीकल्स का और चीज़ों का लाइफ का सिक्योरिटी है, उसी तरीके से खेत की सिक्योरिटी का, फसल की सिक्योरिटी का एक स्पष्ट बीमा पॉलिसी होनी चाहिए। और उस पर ये लॉन्ग टर्म हो गई सर चीज़ें, कुछ तात्कालिक भी मैं आपसे समझ लेता हूं। जिस राज्य से आप आते हैं उस राज्य में जो पीड़ित किसान हैं, क्या आपको लगता है कि उनको कुछ राहत मिल पाई है? अभी नहीं मिल पाई है, जो मिली है क्या वो पर्याप्त है? जी नहीं, ये राहत जो है बहुत अपर्याप्त है। और राहत मिलने की बात तो छोड़ दीजिए, उसका अनाज धान लेकर के घूम रहा है, बिचौलिए सारा फंड खा जा रहे हैं, पूरे तरीके से बिचौलियों के चक्की में खिस रहा है प्रशासन, बिचौलिए जनप्रतिनिधि भी इस लूट का पूरा मजा लेते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बात करते हैं। ठीक है, आज महीना 2 महीना कहीं अज्ञातवास में रहे और ऐसा किसान के प्रणेता बन करके उभर जाते हैं जिन्होंने खेत नहीं देखा है, कोई फसल नहीं देखा है, कोई आज विचित्र स्थिति है, जो किसानी के बारे में नहीं जानता है वही किसान का बड़का प्रणेता बन जाता है। ठीक है, ये वैसे तब है जब 200 से ज़्यादा सांसद लोकसभा में अकेले ये कहते हैं कि हम किसान और किसान पृष्ठभूमि से आते हैं। गांधी जी, क्या पंजाब की भी वही स्थिति है जो बिहार की यहाँ पर अरुण कुमार जी बता रहे हैं? बिल्कुल जी, पंजाब की वही स्थिति है। पंजाब में किसान दोहरी मार झेल रहा है। एक तो मौसम की मार है, जो बारिश हुई अभी पीछे बहुत नुकसान हुआ है, 25% फसल बर्बाद हुई है। और दूसरा जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार ने इंतज़ाम नहीं किए गेहूं को खरीदने के लिए, ना तो लेबर कंट्रैक्ट किया, ना ट्रांसपोर्ट कंट्रैक्ट किया, ना वो बोरियां आई, वो बारदाना आया। और सारे पंजाब में किसान अपनी फसल लिए बैठे हैं,
और पंजाब से उठाकर हरियाणा लेकर जा रहे हैं। मैंने 15 मंडियों का दौरा किया है। मैं आपको मैं कल ही सारा दौरा, 2 दिन मैंने मंडी में गुजारे हैं। मैं आपसे बता रहा हूं कि एक भी दाना अभी तक खरीदा नहीं गया पंजाब में, और जबकि मंडियां अनाज से भरी पड़ी हैं। किसान दुखी हैं, किसान हड़तालें कर रहे हैं, किसान धरना लगा रहे हैं। क्या यही स्थिति उत्तर प्रदेश की भी है, आपके संसदीय क्षेत्र की है? हाँ, स्थिति लगभग यही है। देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में अनाज के स्टोरेज का प्रबंधन बहुत कम है। किसानों को राहत मिल पा रही है क्या? नहीं, राहत इस कौन दे रहा है? बेमौसम बारिश राहत से? कौन दे रहा है? राहत अभी स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पैसा गया है। SDRF जो फंड पड़ा हुआ है उससे कुछ पैसा गया है, लेकिन वो काफी है, वो भी नहीं व्यतीत हो रहा है उसमें 12 और यहाँ जब तक रिपोर्ट नहीं चौधरी आएगी। साहब, ये आपको लगता है इससे बड़ी कोई मजाक हो सकती है कि जो चेक पहुंच रहे हैं उसमें अलग अलग जगहों से अलग अलग खबरें आ रही हैं? कहीं बताया गया कि जो चेक बांटा है प्रशासन ने, उस चेक पर साइन ही नहीं है। कहीं बताया कि जो चेक मिला है वो बाउंस हो चुका है, और जो रकम भी मिल रही है वो कहीं 800 रुपये, 1100 रुपये, 1200। डॉक्टर अरुण कुमार जी ने बोला ना, तो बिचौली खा रहा है। हाँ, ये तो होते रहा है। तो अभी जो कदम उठाया है, जो अभी बातचीत चल रहा है, तो ठीक है। अभी ये जो राहत पहुँचना, ये कुछ ना थोड़ा ये मिनती करना देर हो जाएगा, लेकिन अभी जो चाहिए, जो एक गाँव सरकार को एक उनका हाउ दैट इज, कैसे एक कृषि नीतियाँ किसानों कृषि को बचाने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी तय करने के लिए अभी कदम उठाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर साल ऐसा बहाना एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो किस तरीके की पॉलिसीज हो सकती हैं, और जो सरकार का तर्क दिया जा रहा है लैंड एक्विजिशन बिल के संदर्भ में, जिसमें बताया जा रहा है कि इससे भी किसानों को फायदा होने जा रहा है, क्या वाकई आप लोगों को भी लगता है या नहीं? तात्कालिक लाभ कैसे मिल सकता है, ये भी समझने की कोशिश। तुरंत हाजिर हो रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं एजेंडा। हम चर्चा कर रहे हैं लोकसभा के विधायी कामकाज की। लोकसभा में आज प्रश्नकाल में पहला सवाल है प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान से जुड़ा हुआ। कल इसी मुद्दे पर लोकसभा में ही चर्चा भी देखने को मिली। डॉक्टर अरुण कुमार, आपसे समझना चाहूँगा सर, इस सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की जिसमें बताया कि 12 रुपये अगर आप साल का देंगे तो आपको लगभग 2 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। क्या ऐसी कोई योजना कृषि को लेकर और इस उत्पाद को लेकर नहीं हो सकती है क्या? नहीं, करना पड़ेगा, नहीं हो सकती है, नहीं करना पड़ेगा। एक पॉजिटिव साइन है कि सरकार ने उस दिशा में सोचना शुरू किया है। पहली बार आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का प्रोग्राम बना। आज बहुत सारा बंजर जमीन है जहां पानी पहुंचाया जा सकता है प्रबंधन से, कुप्रबंधन का शिकार है। हम नए नए चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन जहां जीरो टेक्नोलॉजी है वहां भी हम काम नहीं कर सके हैं। कृषि को बेनिफिशियल तब बनाया जा सकता है जब हम उस पर खर्च होने वाले सारे बिंदुओं पर विचार करके उसके कृषि उत्पाद का कीमत तय करेंगे। और दूसरा जो अहम सवाल है, बहुत सब्सिडी की जरूरत नहीं है जी। हम उसके अनाज का कीमत दे दें, सिंचाई का प्रबंधन कर दें, बिजली का प्रबंधन कर दें, तो निश्चित तौर से किसान यहाँ, जैसे अभी सरकार ने आंकड़ा पेश किया कि एक जो सुखाड़ की स्थिति बन रही थी उसमें किसान ने इतना श्रम किया, तो श्रमिक आज भी हैं लेकिन हताश हो जाते हैं, उनकी पूंजी चली जाती है, वो कर्जे में डूब जाते हैं, उनके बच्चे बिखर जाते हैं, पढ़ाई बंद हो जाती है, शादी विवाह प्रभावित होता है। हाँ। तो सारी समस्याओं को उन्हें झेलना पड़ता है, उनकी समस्या को झेलने के लिए कोई तैयार नहीं है। ठीक है, निश्चित तौर से आज इस दिशा में चर्चा हुई है, तो जो सबसे किसान पर अत्याचार करते रही जो जमात, वह भी आज अवतरित हुई है किसान की चिंता के लिए। तो निश्चित तौर से कुछ सकारात्मक दिशा में चर्चा चल रही है, इसलिए कि किसान गांव का है, गांव खेत खलिहानों पर हमारा चल रही हैं या हो रही हैं। क्योंकि बीमा से जुड़े मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जिसके मुताबिक एनएसएसओ का सर्वे 2013 का कहता है कि केवल 4% किसान जिनका बीमा हो रखा है, और केवल 19% जो फसल है उसका बीमा हो पाता है, 18 से 19% के आसपास।
ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि वाकई काम ईमानदारी से अब तक हो पाया? देखो, अगर तत्कालीन कोई राहत देनी है किसानों को तो सबसे पहले बीमे वाली बात होनी चाहिए कि जैसे भाई साहब ने बताया, बहुत ठीक बताया कि हम लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, कार का इंश्योरेंस करते हैं, इंडस्ट्री वाले सारा इंश्योरेंस करते हैं, स्मॉल कार जब तक सड़क पर उतर नहीं सकती जब तक इंश्योरेंस ना हो। तो जो प्रोफेशन इतनी अनसर्टेनिटी का शिकार हो, मौसम का शिकार हो, सूखे का शिकार हो, ओलावृष्टि का शिकार हो, जिसके पास इतनी अनिश्चितता हो कि उसका पता नहीं उसकी 6 महीने की मेहनत का क्या बनेगा, तो ऐसे वर्ग के लिए बीमा बहुत ही जरूरी है कि उसकी फसल का उचित बीमा, उसका मूल्य उसको मिले। अगर वो निश्चित होकर अपनी मेहनत करे, उसको पता होगा अगर नुकसान होगा तो मेरी भरपाई होगी। ठीक बात है, बहुत जरूरी है। हरवंश जी, आपको लगता है कि केवल केंद्र ही नहीं, राज्यों के स्तर पर भी किसान, उनकी फसल का नुकसान, उसका मुआवजा, ऐसे मुद्दे कहीं प्राथमिकता में आते हैं? क्या राज्यों के स्तर पर भी उतनी गंभीरता दिखती है जितनी दिखनी चाहिए? नहीं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हर जगह राजनीति लोग करते हैं। राजनीतिकरण न करके अगर समाज नीति करें तो लोगों को न्याय मिलेगा। हर जगह राजनीति नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा दुष्काल पड़ा है, एक तरह से इतनी बड़ी आपदा है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में कहा था जी कि किसानों को सिर्फ जो है फसल पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, उसके साथ डेयरी का काम करें, पोल्ट्री का काम करें, फिशरीज का काम करें। तो इस पर थोड़ा सरकार अगर ध्यान दे के उनको प्रोत्साहन दे, मतलब इस पर लोन दे उसका काम करने के लिए, और व्यवस्था करे, कुछ सब्सिडी करे, जो भी है, ट्रेनिंग मिले उनको, तो चलो फसल का थोड़ा नुकसान हो गया तो डेयरी से कमा लिया, ठीक है। लेकिन ऐसी बहुत सारी योजनाएं तो चल रही हैं सर, सालों से अलग अलग, हर बजट भाषण में एक नई योजना का ऐलान हो जाता है। देखिए, गांव तक बाद में लोग भूल जाते हैं कि उसके इम्प्लीमेंटेशन का क्या होगा। गांव तक तो पहुंच ही नहीं रही है ना। हाँ। गांव तक तो बुकलेट ही नहीं पहुंचती है। हाँ, ठीक तो बात। मेरा ये कहना है कि गांव के किसानों को अगर सरकार पूरी तरह से ध्यान दे के इसका बजट बना के पूरी ट्रेनिंग दी जाए, पूरा डिजिटल बना के सब अच्छी तरह से दिखाया जाए, पूरा सब मैसेज जाए उनको, तो वो समझेंगे। नहीं तो अधिकारी अपना लेके बैठ जाते हैं जिले लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो बैठ जाते ही नहीं कहीं। 400 करोड़ का, 4000 करोड़ का चावल घोटाला हमारे यहाँ हुआ है बिहार में। अब ये किसान झेलेगा। कृषि यंत्रों का हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। हम कह रहे हैं किसान के नाम पर जितना कुछ भेंट चढ़ता है इस राजनीति से, वो सब किसान के लिए, किसान के पास नहीं पहुंचता है, बल्कि उसके नाम पर लूटा जा रहा है। इस लूट को सिर्फ बंद करें। ये कैसे हो पाएगा सर? क्योंकि इस तरीके की लूट में जो सवाल उठते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक वर्ग पर भी उठते हैं, राजनीतिक व्यवस्था पर भी उठते हैं। पहला आप ही सवाल है। सबसे मेन फैक्टर पॉलिटिशियन है। हाँ, जो इस लूट में कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देता है। बिल्कुल, वही हम कह रहे हैं। तो आप ही को सुधारना है और आप पर ही सवाल है, फिर सुधार होगा कैसे? अब हम तो सुधारते अपने सुधर गए हैं। नहीं, आप मतलब राजनीतिक वर्ग, राजनीतिक व्यवस्था। हम कहने का मतलब, हाँ, निश्चित तौर से अभी देखिए कि पैक्स का चुनाव हुआ, ये किसान के लिए हुआ, लेकिन पैक्स भी बिचौलियों से धान खरीद ले रहा है। ठीक है, किसान ने खुद चुना है, लेकिन वह किसान खरीद रहा है बिचौलियों से, किसान का नहीं खरीद रहा। तबाह हैं लोग। ये जो स्थिति है कि आप सारे लोग जो नीति निर्माता हैं वो सारी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, हर रोज़ अनुभव करते हैं, और उसके बाद भी स्थिति जस की तस है, कोई हालात में सुधार नहीं, कोई बदलाव नहीं। देखिए, अभी तो बात आई है, राजनीति हो रहा है। जरूर राजनीति लोगों ने नीति बनाएंगे, लेकिन वही राजनीति किसके लिए होना चाहिए? राजनीति होना चाहिए किसानों के लिए, देश का हित का लिए। लेकिन जो राजनीति हो रहा है सिर्फ खुद का लिए और कुछ लोगों का लिए। जब तक ये ट्रेंड नहीं देश से खत्म नहीं होगा, इसी होगा। ये होने जा रहा है क्या ट्रेंड खत्म? ऐसा तो कोई दिशा नहीं दिखाई जा रहा है। ऐसी कोई दिशा आपको नहीं दिख रही? बहुत बात हो रही है, लेकिन सही कदम उठाना, ऐसा कोई कदम दिखा नहीं जा रहा है। ठीक है गांधी जी, आपको लगता है कि किसान जब इस तरीके की किसी समस्या से जूझता है तो वो ना तो राज्य सरकार पर भरोसा करता है, ना वो केंद्र सरकार पर भरोसा करता है। भले ही दोनों सरकारें कितना ही दावा करते रहें कि वो किसानों के साथ हैं, उसको लगता है कि अब उसका कुछ नहीं होने जा रहा, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है या सदमे के कारण उसकी मौत होती है। इससे अफसोसजनक बात कुछ हो सकती है क्या कि हमारी जो व्यवस्था है वो किसानों के मन में विश्वास अब तक पैदा नहीं कर पाई है? किसानों ने ये अपने शरीर पे झेला है, उन्होंने दशकों से झेला है। जब भी उन पर संकट आया है, या तो कुछ किया ही नहीं किया, या नाम मात्र सिर्फ एक सांकेतिक रूप में कुछ किया गया है जो उसके लिए काफ़ी नहीं था।
तो ये उनकी जो धारणा अचंचेत नहीं बनी, कोई बिना किसी बात की नहीं बनी। उसका पीछे कारण है कि किसानों ने जब भी देखा कि उन पे संकट आया है तो किसी ने उसको पकड़ना था, उसको संभालना था, वो ना तो राज्य सरकारों ने संभाला और ना ही केंद्र सरकार ने संभाला। वो छोटे छोटे अफसरशाही के चक्कर में पड़कर, जैसे आप बता रहे हैं कि 50 रुपये का चेक, 18 रुपये का चेक और 1000 रुपये का चेक, जो बिल्कुल ही बड़ी तुच्छ राशि है उसके नुकसान के मुकाबले में, मजाक है। तो ऐसी हालत में किसान ने आज से नहीं दशकों से झेल रहा है। तो ये अविश्वास है तो उसका सच्चा है वो। और हरवंश जी, ये जो इस तरीके की मजाक है किसान से, ये ऐसे ही होते रहने वाली है क्या आगे भी? अब देखिए ना कि उत्तर प्रदेश में 75 रुपये का चेक, 100 रुपये का चेक बांटा गया, जबकि IAS लोग ने दस्तखत किया है। तो उनको रूल मालूम होना चाहिए। इतना भी रूल नहीं मालूम IAS अफसर को कि 1500 रुपये से कम की राशि नहीं दी जा सकती। ये रूल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि 1500 से कम की राशि नहीं दी जा सकती। अब कहीं 75 रुपये का चेक, कहीं 100 रुपये का चेक। वो मजदूर जो सुबह से शाम तक इंतजार करता है लाइन में कि हमको चेक मिलेगा, वो बोलता है उससे अच्छा तो मैं 300 रुपये की मजदूरी कर लेता दिन भर में, 200-250 रुपये की मजदूरी कर लेता। तो शाम को उसको 100 रुपये या 75 रुपये का चेक पकड़ा जाता है। ज्यादा अफसोसजनक बात कुछ नहीं हो सकती इस कथित कृषि प्रधान देश में, जहां हम सब लोग, आप भी और हम भी, बार बार ये कहते हैं कि देश की 60-70% आबादी गांव में रहती है और कृषि पर निर्भर है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एक और अहम मुद्दा है। आज भारतीय रेल पर चर्चा होनी है अनुदान मांगों के संदर्भ में, और भारतीय रेल की किस तरीके की तस्वीर है इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं जनप्रतिनिधियों से। तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं एजेंडा। हम चर्चा कर रहे हैं लोकसभा के विधायी कामकाज की। लोकसभा में आज वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान की मांगों पर चर्चा होनी है, मतदान होना है और ये चर्चा होनी है भारतीय रेल पर। इसकी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हाल ही में रेल बजट पेश हुआ जिसमें एक अलग तरीके की नीति के साथ मौजूदा रेल मंत्री सुरेश प्रभु आए। हरवंश जी, आपसे समझना चाहूँगा सर, क्या आपको लगता है कि हाँ रेलवे की तस्वीर अब वाकई सुधरने जा रही है? किसानों की सुधरे ना सुधरे? रेलवे की तस्वीर सुधरेगी क्योंकि पैसे काफ़ी ला रहे हैं और सुरेश प्रभु जी एक टैलेंटेड आदमी हैं। मनोज सिन्हा जी भी उनको असिस्टेंट मिले हैं, बहुत अच्छे हैं। वो भी IT के स्टूडेंट रहे हैं, IT इंजीनियर हैं जी। ये खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं सुरेश प्रभु जी, और मेरिट होल्डर रहे हैं। टॉप किया था उन्होंने उसके एग्जाम में। तो मेरे ख्याल से इतने जल्दी कोई नहीं है कि जादू की छड़ी फिरा देंगे और रेलवे सुधर जाएगी। रेलवे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए, ठीक है, लेकिन अगले 3-4 साल में रेलवे बदल जाएगी, मेरा पूरा विश्वास है। कोई खास वजह, मतलब उनकी शैक्षणिक योग्यता ही इसका आधार आपको नजर आती है? शैक्षणिक देखिए, शैक्षणिक योग्यता भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए, टैलेंट भी चाहिए, बैलेंस शीट भी समझना चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट समझना चाहिए, फाइनेंस कहाँ से आएगा जी। आज इंश्योरेंस कंपनियां उनको मदद करने जा रही हैं, तमाम पैसा 1.5 लाख करोड़ रुपया देने जा रही हैं। तो पैसा आएगा तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। पैसे की बहुत ज़रूरत है रेलवे में, और काफ़ी ज़मीनें पड़ी हैं, काफ़ी इंक्रोज्ड हैं, वो सब क्लियर करवाना है उनको। तो बहुत बड़ा वर्थ भी उनके पास है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 3 साल में काफ़ी सुधार आ जाएगा। गांधी जी, आपको भी लगता है कि हाँ देर से ही सही लेकिन कम से कम अब जो रेल मंत्रालय है वो पटरी पर आ गया है? देखो एक बात तो मुझे बड़ी ठीक लगी है कि हमारे जो रेल मंत्री हैं और उप रेल मंत्री